भाई देश में अगर कहीं मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा तो किशनगंज के लोग उसके खिलाफ खड़े रहेंगे और ज़रूरत आने पे कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमान इस मामले पर शांति बनाए रखते हैं, कहीं भी जुल्म होती है तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो कमी कहाँ रह गई है? क्या संगठन की कमी रह गई है, नेतृत्वकर्ता की कमी रह गई है? कहाँ पर कमी रह गई जो मुसलमान जुल्म होने पर भी अपने जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते? देखिए, और आपको ये सवाल करना चाहिए यहाँ के सांसद से और यहाँ के विधायक को कि जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कमेंट किया था, बेहुदा कमेंट किया था मुंबई के किसी पंडित ने, तो उसके खिलाफ ये लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं किए। लेकिन जैसे अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह ने मजाक उड़ाया, ये लोग सड़कों पे आ गए। आपके लिए कौन बड़ा है भाई? अंबेडकर बड़ा है कि प्रॉफेट मोहम्मद बड़ा है? उनके खिलाफ कमेंट किया जाता है, उनके खिलाफ सड़कों पे नहीं आते हैं, लेकिन अंबेडकर के खिलाफ कुछ कमेंट होता है तो आ जाते हैं। मैं इसके खिलाफ मना नहीं कर रहा हूँ, आप आइए, लेकिन आपको उनके खिलाफ आना चाहिए था। मोहम्मद के खिलाफ जब हुआ था कमेंट, आपको सड़कों पे आना चाहिए था। हम लोग आए हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं AIMIM को जिस तरह से करना चाहिए। कि MIM आने से पहले यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, वही कांग्रेस था, वही RJD था, तो लोग BJP के खिलाफ वोट करना चाहते थे, इनको कर लेते थे। तब समझ में भी आता था कि आपके पास ऑप्शन नहीं था, किसी के पास तो जाना होगा। लगभग 2015 के बाद से आपके पास ऑप्शन आ गया है। आपको ये लोग जो बहकाते हैं कि ये BJP का B टीम है, फलाना है, ढिमकाना है, आपको उस चीज़ से उभरना होगा। और जो कांग्रेस पहले उनको वहाँ BJP का B टीम बोलती थी, अब वहाँ का जो CM रेड्डी साहब है वो भी अब ओवैसी का दीवाना हो गया है, बार बार उनका तारीफ करते हैं। AMU को लेकर के लोग कह रहे हैं कि ये एक बार राजनीति का अड्डा बन चुका है और ये AMU कभी बनने वाले नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। आप किशनगंज में कहाँ कमी है? यहाँ जो हमारा JDU का सरकार रहा है BJP गठबंधन के साथ, वो तब से ही सरकार में है। उन्होंने इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया है। मौजूदा सांसद हैं वो भी तो AMU के लेकर के पोस्टर बैनर लेकर के खड़ा होते हैं लोकसभा में। पिछले कार्यकाल में भी खड़ा हुए थे और उसी को लेकर के वोट मांगे, फिर जीत गया, फिर इस बार भी पोस्टर लेकर के खड़ा रहते हैं हर सेशन में। आप क्या डॉक्टर जावेद साहब एज ए MP चाह रहे AMU किशनगंज बनवाना, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही है। आप कांग्रेस का लगभग 99 सांसद है, कांग्रेस का 99 सांसद उनके पीछे क्यों नहीं आते हैं? क्या लगता है कि किशनगंज सांसद लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, वो पोस्टर बना? बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे भाई, कोई भी समझदार इंसान इसे बेवकूफ़ी ही कहेगा। जो असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद हैं, पिछली बार 2 सांसद रहे, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब AMU को लेकर के, किशनगंज AMU को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात कर रहे हैं, बात की हैं। AMU को लेकर के अब तक क्या पहल की है? पिछले 6 महीने से MIM पार्टी और यहाँ मैं एडवोकेट शम्स आगाज़ हर मुद्दे पे निखर होके बोले हैं, निडर होके बोले हैं, बेबाक तरीके से बोले हैं। इसके अलावा MIM पार्टी के अलावा और मेरे अलावा यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाया है। हर मुद्दे पे, चाहे वक्फ का मसला हो, चाहे नबी पे कमेंट का मसला हो, या फिर और दीगर जो अत्याचार हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, लिंचिंग वगैरह, जो मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, जो नेम प्लेट लगाया जा रहा था, हर मुद्दे पर MIM पार्टी अख्तरुद्दीन साहब आवाज़ उठाया है और यहाँ मैं आवाज़ उठाया हूँ। स्वागत है आपका दोस्तों KDB लाइव में। मैं हूँ फिरदौस गनी। 2024 में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिससे दुख पहुंचाने वाली है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी है जिससे खुशियां लेकर आई है। अब 2025 में क्या होने वाला है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन शुरुआत इस अच्छे से हो, सब ये चाहते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद है AIMIM किशनगंज जिला युवा अध्यक्ष शम्स आगाज़ साहब, और 2024 में क्या हुआ, 2025 में क्या होने वाला है, और ख़ास करके चुनाव के मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शम्स आगाज़ साहब, स्वागत है आपका KDB लाइव में। जी शुक्रिया आपका, आपके चैनल KDB लाइव का, और मैं यहाँ की जनता से अपील करता हूँ कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और न्यूज़ को शेयर करें, क्योंकि आप लगातार यहाँ के जो जनहित मुद्दे हैं, जो सोशल इश्यूज़ है, जो भी है, उसको उठाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले आपसे यही सवाल नहीं है ये, तो क्या मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे किशनगंज के लोगों को? मैं किशनगंज के लोगों को और पूरे सीमांचल के लोगों को नया साल का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मैं उनसे ये उम्मीद भी रखता हूँ कि जिस तरह से आप खामोशी से जो हम पे मुसलमानों पे पूरे देश भर में अत्याचार हुआ है उसमें चुप्पी साधे रखे, जिस तरह से आपको आवाज़ उठाना चाहिए था उस पुरजोर तरीके से आपने आवाज़ नहीं उठाया। इस बार आप हम लोग का साथ दीजिए, और जो भी कानून देश में बनते हैं जो हमारे कौम के ख़िलाफ़ हो, जो भी हादसा हमारे ख़िलाफ़ पूरे देश भर में होता है, उसके ख़िलाफ़ आप लोग रोड में आके आवाज़ उठाइए, ताकि जो दिल्ली में बैठे सरकार है और पटना में बैठे सरकार है उन तक खबर पहुँचे कि भाई देश में अगर कहीं मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा तो किशनगंज के लोग उसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे और ज़रूरत आने पर कुछ भी कर सकते हैं।
एक चीज़ आपसे पूछेंगे, जैसे कि आपने अभी बताया कि आवाज़ उठाना चाहिए जुल्म के ख़िलाफ़, और मुसलमान इस मामले पर शांति बनाए रखते हैं, कहीं भी जुल्म होती है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो कमी कहाँ रह गई है? क्या संगठन की कमी रह गई है, नेतृत्वकर्ता की कमी रह गई है, कहाँ पर कमी रह गई जो मुसलमान जुल्म होने पर भी अपने जुल्म के खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाते? देखिए, इसमें मैं किसी संगठन या किसी पॉलिटिकल पार्टी का कमी नहीं मानूंगा। कांग्रेस वाला बुलाता है किसी मेन इश्यूज़ पे, आप उनके साथ जाइए। एमआईएम वाला बुलाता है, आप उनके साथ जाइए। राजद वाला बुलाता है, जेडीयू वाला बुलाता है, कोई भी बुलाता है जो सोशल इश्यूज़ है, और खास करके मैं सोशल इश्यूज़ नहीं, जो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार होता है उसके खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ा होता है, आप उसके साथ जाइए, उनका पुरजोर तरीके से विरोध कीजिए। उसके अलावा और आप ये भी देखे होंगे कि हकीकत ये है कि इसके खिलाफ आवाज़ कोई पार्टी यहाँ उठाता नहीं है, सिर्फ एमआईएम उठाती है। कांग्रेस कभी कभी तब उठाती है कि जब राहुल गांधी पे कुछ अत्याचार होने लगता है, उनको पुलिस वाला कहीं रोक लेते हैं, सीबीआई नोटिस कर देते हैं, तब वो लोग सड़क जाम कर देते हैं, चक्का जाम कर देते हैं। आप देखे होंगे एक चीज़, आपको हैरानी होगी शायद, और आपको ये सवाल करना चाहिए यहाँ के सांसद से और यहाँ के विधायक को, कि जब प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कमेंट किया था, बेहुदा कमेंट किया था मुंबई के किसी पंडित ने, तो उसके खिलाफ ये लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं किए। बिल्कुल। आप देखे होंगे ये लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं किए, बस एक सिंपल सा बयान शायद फेसबुक में लिख दिया होंगे, या फिर हम लोग का बयान आने के बाद शायद नेहाल भाई के चैनल में ही उन्होंने बयान दिया था हमारे बाद। लेकिन आप अंबेडकर जी, ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका सम्मान होना भी चाहिए, आप सबके खिलाफ आवाज़ उठाइए, लेकिन जैसे अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह ने मजाक उड़ाया, ये लोग सड़कों पे आ गए। आपके लिए कौन बड़ा है भाई, अंबेडकर बड़ा है कि प्रॉफेट मोहम्मद बड़ा है? उनके खिलाफ कमेंट किया जाता है, उनके खिलाफ सड़कों पे नहीं आते हैं, लेकिन अंबेडकर के खिलाफ कुछ कमेंट होता है तो आ जाते हैं। मैं इसके खिलाफ मना नहीं कर रहा हूँ, आप आइए, लेकिन आपको उनके खिलाफ आना चाहिए था। मोहम्मद के खिलाफ जब हुआ था कमेंट, आपको सड़कों पर आना चाहिए था। हम लोग आए हैं, हम लोग डीएम को ज्ञापन भी दिए थे, आप देखे थे, आप कवर भी किए होंगे। हम लोग हर जगह मुद्दा उठाए हैं, पार्लियामेंट में उठाए हैं, हमारे अख्तरुल ईमान साहब बिहार में उठाए हैं, और मैं भी पर्सनली हर जगह उठाया हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग को भी भ्रमण करना होगा, लोगों को भी ये चीज़ समझना होगा कि जो नॉर्मल मुद्दे होते हैं सब उठाते हैं, लेकिन जो कौम के मुद्दे होते हैं जिसमें हमारे साथ अत्याचार होता है वो सिर्फ एमआईएम ही उठाती है। लेकिन फिर भी मुसलमान इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को ही चुनना पसंद करते हैं, उनके साथ ही जाना पसंद करते हैं, वोट भी उन्हीं को देते हैं, प्रतिनिधि भी उन्हीं से चुनते हैं। फिर आखिर क्या बात है कि फिर एआईएमआईएम जो कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म को लेकर के आवाज़ उठाते हैं, चाहे जिस मामले पर भी हो, जैसे भी आवाज़ उठाना हो उठाते हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान उस तरह से सपोर्ट नहीं करते हैं एआईएमआईएम को जिस तरह से करना चाहिए? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते। आप अगर हमारे 4 विधानसभा है किशनगंज जिला में, एवरेज निकाल लीजिएगा तो 50,000 हर विधानसभा में वोट मिलता है। जब 2015 में हम लोग लड़े थे, 2 जगह से लड़े थे, कोचादम में 30,000 वोट आया था और किशनगंज से लगभग 16,000 वोट आया था। और अभी हर विधानसभा में एवरेज 50,000 होता है, और कई में हम लोग जीते भी है। लोग समझते हैं, टाइम लगता है, लोग को बहकाने वाले बहुत है यहाँ के, और सबसे ज़्यादा बहकाने वाला तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी, और जो भी सारे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है उनको बहकाते हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि लोग भी धीरे धीरे समझ रहे हैं, और आप वोट का रेशियो से समझ सकते हैं कि लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं, धीरे धीरे भरोसा कर रहे हैं। तभी पिछले बार 5 सीटों में उन्होंने जिताने का काम किया था। तो क्या कहा जाए कि जब मुसलमान एक तरह से जो कि इंडिया गठबंधन में शामिल, महागठबंधन में शामिल दलों के चंगुल में फंस गए हैं, या आप यूँ कह सकते हैं, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं, आपसे सवाल है क्या आप यूँ कह सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ज़्यादातर, खास करके किशनगंज के मुसलमानों के बारे में बात की जाए तो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी को ही अपना चुनना पसंद करते हैं, आरजेडी जब से आए हैं उसको चुनना पसंद करते हैं। तो क्या लगता है कि इन दलों में जो भी पुराने ख्यालात के लोग हैं वो लोग वोट करते आए हैं, वो लोग अपना सोच नहीं बदल पाते हैं, या फिर जो नए जनरेशन आ रहे हैं वो लोग क्या सोच बदल पाएंगे? देखिए, पहले ये था कि एमआईएम आने से पहले यहाँ कुछ ऑप्शन नहीं था लोगों के पास, वही कांग्रेस था, वही आरजेडी था, तो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते थे, इनको कर लेते थे। तब समझ में भी आता था कि आपके पास ऑप्शन नहीं था, किसी के पास तो जाना होगा। लगभग 2015 के बाद से आपके पास ऑप्शन आ गया है, तो आपको उस चीज़ का साथ देना होगा। आपको ये लोग जो बहकाते हैं कि ये बीजेपी का बी टीम है, फलाना है, ढिमकाना है, आपको उस चीज़ से उभरना होगा। आप देखे होंगे कि चलिए इसी 2020 के विधानसभा के बाद ही बात कर रहे हैं, जब भी बिहार विधानसभा में कोई ऐसा इशू आया हो, हम लोगों ने, जो एमआईएम है, उन्होंने हमेशा महागठबंधन का साथ दिया है। लेकिन वो हमारा साथ उनको क्रिटिसाइज़ करके साथ देते हैं, उनको हकीकत का आईना दिखा के साथ देते हैं। हम मजबूरी में साथ नहीं देते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम उनको साथ देते हैं। हमारा जो हम लोग का मेन जो पॉलिटिक्स है वो तेलंगाना मॉडल पे बेस है। तेलंगाना में आप देखे होंगे कि ओवैसी साहब शुरू से वहाँ 7 सीट में, लगभग 7 सीट में है,
तो वही सरकार को चलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। सिर्फ 7 सीट लेके, जब वहाँ टीआरएस का गवर्नमेंट रहता है, जो कि अब बीआरएस बन गया है, तो बीआरएस का सरकार रहता है, उनको अवैसी साहब लोगों को तारीफ करना पड़ता है, उनके पास बार जाना पड़ता है। और जो कांग्रेस पहले उनको वहाँ बीजेपी का बी टीम बोलती थी, अब वहाँ का जो सीएम रेड्डी साहब है वो भी अब अवैसी का दीवाना हो गया है, बार बार उनका तारीफ करते हैं, क्योंकि वो भी हकीकत जानते हैं कि ये भाई ज़रूरत पे हम लोग को हर चीज़ में साथ देता है, लेकिन अपना काम करवा के मानता है। जो भी मेन मुद्दे होते हैं उसमें खामोश नहीं रहते, किसी तरह का प्रेशर नहीं रहता है। तो हम भी यहाँ चाहते हैं कि हम पता है कि हम सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक ऑप्शनल पॉलिटिक्स के तहत, ऑप्शनल पार्टी के तहत और एक प्रेशर ग्रुप की तरह हम लोग काम कर सकते हैं कि हम लोग चलिए जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ है और जहाँ लोग पसंद करते हैं, हम लोग वहाँ ज़रूरत पड़ने पे हर जो वोटिंग होता है हर चीज़ में उनका साथ देंगे। लेकिन पहले आप हमको मजबूत कीजिएगा, तब हम वहाँ डिमांड के साथ आपका साथ दे सकते हैं कि भाई आप फलाना ये काम कीजिए हमारा, हम आपका इसमें वोटिंग करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। आप हमारा हॉस्पिटल बनाइए सीमांचल में एक अच्छा सा, हम आपको वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह का हम लोग डिमांड कर सकते हैं। लेकिन उस तरह से आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से प्रतिनिधि नहीं चुन करके आ रहे हैं और वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर जो अपना पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि चुन करके, लेकिन जब आपने अभी हैदराबाद की मिसाल दी है, तो हैदराबाद में 7 सीट से आगे भी वहाँ पर भी तो नहीं बढ़ पा रहा है। वो 7 सीट से कई चुनाव से लगातार जीतते आ रहे हैं, उसके आगे भी वहाँ पर विस्तार नहीं हो पा रहा है हैदराबाद, जो कि वहाँ की ये पार्टी है। तो फिर अदर जगह से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हम हैदराबाद के जिस इलाके से, आप समझ गए होंगे, जिस इलाके से लड़ते हैं वहाँ 7 सीट लड़ते हैं और 7 सीट जीतते हैं। ठीक उसी तरह हम यहाँ का उसी तरह का इलाके से लड़ना चाहते हैं जहाँ हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा हो भाई, क्योंकि जिसके खिलाफ, मान लीजिए दलित के खिलाफ कोई अत्याचार हो गया, हिंदू के खिलाफ कोई अत्याचार हो गया, क्रिश्चियन के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ हो गया, उन लोग का आवाज़ उठाने के लिए बहुत लोग हैं, उठाते भी है। लेकिन हम लोग मेन मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया में इसलिए लड़ते हैं क्योंकि मुसलमानों का हम लोग ज़्यादातर, क्योंकि हम लोग मुसलमानों के फेवर इसलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अत्याचार उन्हीं पे होता है, तो उनका आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ है वो वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो अत्याचार होता है आवाज़ नहीं उठाते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले आप यहाँ मजबूत कीजिए, तब हम धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल जाएंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, आप बात है अपने क्षेत्र के मुद्दों पर कि 2025 आने वाले हैं और 25 में इलेक्शन भी है विधानसभा, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग किशनगंज सीमांचल को प्राथमिकता देंगे। तो सीमांचल किशनगंज के लिए मेन मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों के लिए? देखिए, एमआईएम का और हम लोग का यहाँ का विधानसभा का, मेरे पापा तसीरुद्दीन साहब का और मेरा, दोनों का मिला के हम बोल रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है एएमयू किशनगंज सेंटर कि वो ठीक से चले। वो बस नाम का आपका खुल गया है, उसका ना काम हो रहा है ना ठीक से। आपको रोकना चाहेंगे, एएमयू किशनगंज सेंटर को लेकर के कहा जाता है कि ये राजनीति हो रही है, और आप लोग भी एएमयू को सबसे पहले अभी प्राथमिकता दिए हैं, और मुद्दे और भी हैं। एएमयू को लेकर के लोग कह रहे हैं कि ये एक बार राजनीति का अड्डा बन चुका है और ये एएमयू कभी बनने वाले नहीं है, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। आप उस राजनीतिक अड्डा को ख़त्म कर दीजिए, आप इस्टेब्लिश कर दीजिए, अच्छे से उसको चला दीजिए। हम लोग उस मुद्दे पे बोलना छोड़ देंगे। हम तो चाहते हैं कि एमआईएम को यहाँ किसी मुद्दे पे बोलना नहीं पड़े, आप सारा चीज़ हल कर दीजिए ना, आप सारा प्रॉब्लम हल कर दीजिए, हम नहीं बोलेंगे। तो एएमयू का मुद्दा आपको पता है कि वो जेन्युइन मुद्दा है। एएमयू के साथ साथ मल्लापुरम और मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में जो है, तीनों सेंटर एक साथ इस्टेब्लिश हुआ था। मैं खुद मुर्शिदाबाद में पढ़ चुका हूँ, तो वहाँ बहुत अच्छे से चल रहा है, और केरला जो मल्लापुरम है वहाँ भी बहुत अच्छे से चल रहा है हर चीज़। किशनगंज में कहाँ कमी है? यहाँ जो हमारा जेडीयू का सरकार रहा है बीजेपी गठबंधन के साथ, वो तब से ही सरकार में है, उन्होंने इसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया है। और कांग्रेस भी जो कहते हैं कि हमारा 2014 के बाद से सरकार बदल गया, तो भाई आप 2010 में पास कराए, 2014 तक आप क्या कर रहे थे? वो 4 साल में आपने क्या किया? वो 100 करोड़ जो आपने सैंक्शन किया उस 4 साल में आपने क्यों नहीं रिलीज़ किया? तो आप पे भी सवाल है। और आप तो यही चीज़ है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ने हम ठगने का काम किया है। आप जो एएमयू के बारे में बोल रहे हैं, जो मौजूदा सांसद हैं वो भी तो एएमयू के लेकर के पोस्टर बनने लेकर के खड़ा होते हैं लोकसभा में। पिछले कार्यकाल में भी खड़ा हुए थे और उसी को लेकर के वोट मांगे, फिर जीत गया, फिर इस बार भी पोस्टर लेकर के खड़ा रहते हैं हर सेशन में। आपने बहुत अच्छा सवाल किया था, ये मेरे दिमाग में बहुत पहले से था कि आप लोग पूछते क्यों नहीं हैं। अच्छा हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सवाल कर लिए। देखिए, अगर अख्तरुल ईमान साहब कहीं कोई बैनर या झंडा लेके खड़े हो जाएंगे तो हम लोग सब उसके पीछे, असदुद्दीन अवैसी साहब कोई झंडा लेके खड़ा हो जाएंगे तो इम्तियाज़ जलील जैसे सांसद थे वो उनके पीछे रहते थे, या फिर अख्तरुल ईमान साहब भी उनके हर मुद्दे में उनके साथ रहते हैं। डॉक्टर जावेद साहब अकेले क्यों खड़े रहते हैं?
क्या डॉक्टर जावेद साहब एज MP चाह रहे एएमयू किशनगंज बनवाना, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रही है? आप कांग्रेस का लगभग 99 सांसद है, कांग्रेस का 99 सांसद उनके पीछे क्यों नहीं आते हैं? ये सवाल तो आप लोग को उनसे करना होगा कि क्या भाई राहुल गांधी, सोनिया गांधी या मल्लिका जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये लोग जी, ये लोग आपके पीछे, आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं? यानी क्या आप सिर्फ आप चाह रहे हैं ये वीडियो मतलब मीडिया के सामने दिखाने के लिए, यहाँ के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए? राहुल गांधी आपके पीछे क्यों नहीं है? जैसे राहुल गांधी को CBI का नोटिस होता है। क्या लगता है कि किशनगंज सांसद लोगों को बेवकूफ़ बना रहे, वो पोस्टर बना रहे? बिल्कुल बेवकूफ़ बना रहे भाई, कोई भी समझदार इंसान इसे बेवकूफ़ी ही कहेगा कि भाई आप लोगों का 99 सांसद है अभी, और पिछले बार 40 का करीब था। आप एक दिन ऐसा दिखा देते कि पूरा 40 सांसद आपके पीछे है और अभी 99 सांसद आपके पीछे है उस बैनर के साथ, तब हम मान जाए कि आप सीरियस है। आप तो हर चीज़ के खिलाफ बताते हैं, बयान देते हैं, आप अलग अलग जगह सरकार बनाते हैं, मैनिफेस्टो जारी करते हैं, वहाँ हर चीज़ का जिक्र करते हैं, आप इस बात का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? तो एक सवाल यहाँ पर भी आप पर बनता है ना, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब सांसद हैं, पिछली बार 2 सांसद रहे, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब AMU को लेकर के, किशनगंज AMU को लेकर के और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बात कर रहे हैं, बात की हैं। AMU को लेकर के आप तक क्या पहल की है? AMU को लेके उन्होंने कई बार संसद में वो मुद्दा उठाया है, आप लोग देखे होंगे, कई बार उठाया है। उसके अलावा जो HRD मिनिस्टर थे उस वक्त, इससे पहले वाला सेशन में HRD मिनिस्टर से भी कई बार मिल चुके हैं। उसके अलावा अख्तरुल ईमान साहब भी मिल चुके हैं। तो ओवैसी साहब उस मुद्दे को अच्छे से उठा रहे हैं, और आपको भी पता है कि जब तक हम लोग को मजबूती नहीं मिलेगा आप लोगों के तरफ से, पब्लिक की तरफ से, तो हम लोग आवाज़ उठा ही सकते हैं, मीडिया तक, देश तक और देश के बाहर लोगों तक आवाज़ पहुंचा सकते हैं। लेकिन उनके पास तो इतना ताकत है इस बार कांग्रेस के पास कि 100 सांसद है, 100 सांसद आके धरना पे बैठ जाए। तो सम साहब, यहाँ पर किशनगंज विधानसभा में आप लोग भी देखते हैं कि 2024 में काफ़ी जोर शोर से तैयारी क्या कहें, ये कहें कि मुद्दों को उठाए हैं, जो भी ज़रूरी मुद्दे हैं, जो भी आम लोगों के मुद्दे हैं। 2025 में चुनाव है, तो क्या लगता है कि 2025 में सम साहब विधानसभा चुनाव में, किशनगंज विधानसभा चुनाव से अपना दावेदारी पेश करेंगे? देखिए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि पिछले 6 महीने से MIM पार्टी और यहाँ मैं एडवोकेट शम्स आगाज़ हर मुद्दे पे निखर होके बोले हैं, निडर होके बोले हैं, बेबाक तरीके से बोले हैं। इसके अलावा MIM पार्टी के अलावा और मेरे अलावा यहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाया है। हर मुद्दे पे, चाहे वक्फ का मसला हो, चाहे नबी पे कमेंट का मसला हो, या फिर और दीगर जो अत्याचार हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, लिंचिंग वगैरह, जो मस्जिद को तोड़ा जा रहा था, जो नेम प्लेट लगाया जा रहा था, हर मुद्दे पर MIM पार्टी अख्तरुल ईमान साहब आवाज़ उठाया है और यहाँ मैं आवाज़ उठाया हूँ। तो लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि भाई जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ थी, जो हम लोगों का BJP ना जीत जाए इसलिए हमको वोट दो, तो हमारे लिए क्या कर रहा है? जो उनको करना चाहिए ये तो शम्स आगाज़ और अख्तरुल ईमान साहब कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। और रही बात यहाँ का विधानसभा इलेक्शन लड़ने का, तो हम यहाँ पार्टी को मजबूती करने का काम कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों को देश के सामने, बिहार के सामने ला रहे हैं और अपने वालिद जनाब तसीरुद्दीन साहब को मजबूती करने का काम कर रहे हैं, उनका मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं और इंशाल्लाह वो इलेक्शन लड़ेंगे। रही बात पार्टी का और पब्लिक का अगर डिमांड होगा बाद में कि मैं क्या करूं, वो सोचा जाएगा, लेकिन फिलहाल तसीरुद्दीन साहब का नाम आगे लेके हम लोग चल रहे हैं, आगे लेकर चल रहे हैं। बस उसी से जुड़े हुए अंतिम सवाल है कि अगर मान के चलिए पार्टी आप पर भरोसा करती है, तसीरुद्दीन साहब पर, इसलिए मैं आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, हालांकि है उस पर भरोसा करती है, आपको टिकट देती है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी चुनाव जीतने के बाद? देखिए, प्रायोरिटी जब इंसान का जान पे बात आ जाए ना, तो प्रायोरिटी एक नहीं हो सकता है। आप बोलेंगे सांस चाहिए कि पानी चाहिए कि हार्ट आपका ठीक होना चाहिए कि ब्रेन ठीक होना चाहिए, तो इस तरह का प्रायोरिटी एक नहीं है। हाँ, मेन मुद्दे हैं, जैसे AMU किशनगंज का मुद्दा बता दिया, जो हमारे पोठिया का हॉस्पिटल का हालात है, ये बहुत बुरा हालात है पोठिया का हॉस्पिटल का, और ये शुरू से ही है, यहाँ का हमेशा से सांसद विधायक रहा है, कांग्रेस से ही लगभग रहा है 99%। तो आप यहाँ बगल में ही हैं, आप देख सकते हैं कि बहुत बुरा कंडीशन में है। यहाँ अच्छे स्कूल और कॉलेजेस नहीं हैं, यहाँ रोज़गार का बहुत बड़ा इशू है, यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं, और यहाँ कॉलेजेस अच्छे नहीं होने की वजह से जो गरीब बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते हैं। जो मिडिल क्लास या अमीर होते हैं वो AMU, जामिया या कहीं जाके प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन यहाँ के गरीब लोग उस चीज़ की वजह से अछूत रह जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये हमारा मेन मुद्दा है। बाकी जो फैक्ट्री, जैसे यहाँ हमारा चाय पत्ती का बहुत अच्छा खेती होता है, अनानास का खेती होता है, तो टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो टी प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसका एस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसमें जो
इस्टेब्लिश करता है, सरकार उनको मदद करे, उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह पे सब्सिडी दे, उनको प्रमोट करे। इन चीज़ों के बारे में भी हम लोग का मुद्दा है, और बाकी दीगर जो लोगों का डिमांड होगा उस तरह से सोच के बता दिया जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शम्स आगाज़ साहब हमसे बात करने के लिए, केडीबी लाइव से बात करने के लिए। और अभी मैं इस वक्त पोठिया में मौजूद हूँ, आपको बताना भूल गया, शुरुआत में ही हमको बताना चाहिए था। पोठिया मेन मार्केट में मौजूद हैं और शम्स आगाज़ साहब से हम जो भी हम दोनों के बीच में बातचीत हुई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी बातें रख सकते हैं सभी तरीके से, क्योंकि सभी अपने अपने पार्टियों की हित के बारे में बोलते हैं, पार्टियों के बारे में बोलते हैं। तो शम्स आगाज़ साहब भी अपने पार्टी के पक्ष में अपनी बातें रखी है, और जो भी दोनों के बीच में बातें हुई है, आप बिल्कुल अपना राय व्यक्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं हूं फिरदौस गनी, आप देख रहे थे केडीबी लाइव, मेरे सहयोगी है नियाज अहमद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।